इस तरह की तानाशाह प्रवृत्ति जो है वो ज़्यादा दिन नहीं चलती, उसके परिणाम बीजेपी को भुगतने पड़ेंगे। आखिर राहुल जी सत्य के रास्ते से चल रहे हैं, तकलीफ होती है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। जो मंत्र हमें महात्मा गांधी ने दिया है उसी आधार पे हम आगे बढ़ रहे हैं। सावरकर को निचले लेवल पे जाके बात करने की भूमिका कांग्रेस की कभी नहीं रहेगी। मैं राहुल गांधी हूँ ये बोलना अगर इनके लिए तकलीफ है तो उनकी तकलीफ उनके पास है। ललित मोदी और नीरव मोदी ओबीसी के तो है नहीं। अगर मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी ओबीसी के है तो क्या ओबीसी के लोगों ने ओबीसी की जनता को, इस देश के बहुजनों को लूटकर उनके मित्रों को बांटने के लिए तो नहीं रखा है। अदानी ने झूठी कंपनियां बनाकर, जहां पे कोई कर्मचारी नहीं, कुछ नहीं, ऐसी कंपनियां बनाई है, वो रिकॉर्ड पे हैं और वो सब रिकॉर्ड पे आएगा, इसलिए जेपीसी नहीं बना रहे। तो चोर के दाली में तिनका होता है। अब बीजेपी कितना झूठ बोलना है बोल ले, अब राम भगवान भी इनको नहीं बचाएंगे, क्योंकि राम जी के नाम से बहुत पैसा इन लोगों ने जमा किया और राम जी के नाम से बहुत इन लोगों ने माया भी जमा ली और सत्ता भी जमा ली। अब भगवान श्री राम भी इनको इनकी जगह दिखाएंगे। Hello everyone. Joining with us today we have the voice of opposition in Maharashtra, President of Maharashtra Pradesh Congress Committee, a former Speaker of the Vidhan Sabha and an MLA from Sakoli, Mr. Nana Patole. Thank you so much sir for joining us. सर मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि राहुल गांधी का लोकसभा से डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है रिसेंटली, तो उसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन है? देखो, बीजेपी घबरा चुकी है, नरेंद्र मोदी की सरकार घबरा चुकी है और जिस तरह से ये गए 9-10 साल में, 14 से लेकर अभी तक नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को जो झूठे वादे किए, झूठे सपने दिखाए, उसको तो वो पूरा कर नहीं सके। किसान के मामले में हो, युवाओं के मामले में हो, गरीबों के मामले में हो, हर जगह पे वो फेल हो चुके हैं। और ऐसे समय में राहुल जी ने अदानी और मोदी जी के संबंध के बारे में जब बात सामने लाई, जिसमें विदेश में कंपनियां झूठ बनाकर, जो एलआईसी के पैसे हो, जिसमें एसबीआई के पैसे हो, कर्मचारी के प्रोविडेंट फंड के पैसे हो, सब के सब अदानी को देने का काम झूठे पेपर के आधार पर दिया गया है। और उसी आधार पर राहुल जी ने जब सवाल पार्लियामेंट में पूछा, और राहुल जी के पास और बहुत सारे मुद्दे थे, जिसमें जो डिफेंस में भी अदानी को सब एफडीआई के माध्यम से सब डिफेंस उनके कब्जे में देने के बाद चाइना का एक व्यक्ति उसमें जो रखा गया है उसके बारे में सवाल पूछे गए और अपनी पोल खुल जाएगी, जनता के सामने असली चेहरा सामने आएगा। और 4 साल के पहले की एक घटना को सामने लाकर, जो कर्नाटक में उन्होंने कहा कि ललित मोदी, नीरव मोदी चोर है, ऐसा बोला है, तो वो ऑलरेडी देश से भागे हुए लोग हैं जिनने देश को लूट के भागा है। और उन्हीं के आधार पर राहुल जी ने वो भाषण किया था, उसी को पकड़कर गुजरात के सूरत में वो केस को चलाया और 2 साल की उनको सज़ा सुनाई गई और उसी आधार पर उनका सदस्यत्व लोकसभा का रद्द किया गया है। तो जो घबराने के बाद जो गलतियाँ जो की जाती है वो मोदी सरकार की और मोदी की हो रही है। और हिंदुस्तान के लोकतंत्र में इस तरह की तानाशाह प्रवृत्ति जो है वो ज़्यादा दिन नहीं चलती, उसके परिणाम बीजेपी को भुगतने पड़ेंगे। आखिर राहुल जी सत्य के रास्ते से चल रहे हैं, जो महात्मा गांधी जी ने दिखाया हुआ रास्ता है उस रास्ते से चल रहे हैं। और कांग्रेस को इस सत्य के मार्ग में चलने में कोई हिचक नहीं, लेकिन बीजेपी को ये हिचक है क्योंकि वो सत्य के मार्ग से नहीं चल सकती और इसलिए वो कार्रवाई की है। सर, आप हमेशा ओबीसी कम्युनिटी के राइट्स के लिए आपने हमेशा वॉइस रेज की है, बट क्या आपको ये लगता नहीं है ये मोदी सर नेम का रिमार्क दे के राहुल गांधी ने ओबीसी कम्युनिटी का डिसरिस्पेक्ट किया है? ललित मोदी और नीरव मोदी ओबीसी के तो है नहीं, और रही नरेंद्र मोदी अगर ओबीसी के है, मैं तो नहीं मानता कि ओबीसी के, क्योंकि जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था तब मैंने उनको कहा था कि ओबीसी का मंत्रालय यहाँ खोलना चाहिए। तब उन्हें कहा था कि मैं देश के कई मंत्रालय बंद करना चाहता हूँ और तुम ओबीसी के मंत्रालय की बात करते हैं, क्योंकि ओबीसी समाज की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक जो स्थिति है वो बहुत ही तकलीफ़दायक है। और ऐसे समय में अगर वो ओबीसी के होते तो तुरंत ओबीसी के लिए उस तरह का मंत्रालय खोलकर उसके लिए आर्थिक सामाजिक व्यवस्था के लिए
एजुकेशन के लिए वहाँ पे व्यवस्था बना सकते थे। जब महाराष्ट्र का भी इशू आया था, जब रिजर्वेशन ओबीसी का जब पॉलिटिकल रिजर्वेशन के बारे में बात आई, तब सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने लिख दिया कि हम जो हमारे पास मालूमात है हम देंगे नहीं, और अगर वो ओबीसी के रहते तो देते थे। तो मुझे वो डाउट है, इसलिए मैंने डाउट क्लियर किया। अगर मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी ओबीसी के है, तो क्या ओबीसी के लोगों ने ओबीसी की जनता को, इस देश के बहुजनों को लूटकर उनके मित्रों को बांटने के लिए तो नहीं रखा है? तो भावनात्मक कितने साल खेलोगे? जिस ओबीसी के भरोसे तुम देश के प्रधानमंत्री बने और जीएसटी जैसा कानून लाकर देश की जनता को लूटने का काम, और अपने कुछ मुट्ठी भर मित्रों को जो पैसा जमा करके दे रहे हो, तो ये ओबीसी की समाज के लोगों को अब समझ चुका है। और इसलिए वो कितना भी भावनात्मक मुद्दा बीजेपी बनाए, उसका परिणाम ओबीसी समाज पे नहीं होगा। ओबीसी समाज अब जागरूक हो चुका है, उनको फंसाया गया है, ओबीसी की भावनाओं के साथ खेला गया है और बीजेपी ने खेला है, और उसी आधार पर अब लोग जागरूक हो गए। उसका कोई परिणाम नहीं होगा। इनका झूठापन अब ओबीसी समाज के सामने आ चुका है। सर, पिछले हफ्ते सब सूरत में गए थे राहुल गांधी जी के साथ, जिसमें आप भी गए थे। तो अभी 13 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या होगा? देखो, ये तो झूठ केस है। अब जब कोर्ट के सामने जब हेयरिंग होगा तो इसमें एकदम सच सामने आने वाला है। जब गलती की ही नहीं राहुल जी ने कोई, तो उसमें गलती, ये सज़ा होने का कोई कारण ही नहीं है। अब हेयरिंग होगा, और जब ये कोर्ट क्या डिसीजन देता है, ये तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से तानाशाह प्रवृत्ति से मोदी सरकार गांधी परिवार पे, राहुल गांधी पे जो एक्शन ले रहे हैं, उसके परिणाम इन्हीं को भुगतने पड़ेंगे। तकलीफ होती है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। जो मंत्र हमें महात्मा गांधी ने दिया है, उसी आधार पे हम आगे बढ़ रहे हैं। जब सब लोग सूरत गए थे तो बीजेपी का ये भी एलिगेशन था कि जुडिशियरी पे प्रेशर डाल रहे हैं कांग्रेस वाले, तो क्या लगता है? जुडिशियल के ऊपर कौन प्रेशर डाल रहा है? सुप्रीम कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या लड़ाई चल रही है, वो दुनिया देख रही है, देश देख रहा है। तो राहुल जी को झूठे केस में दबाने का पाप अगर बीजेपी कर रही है, तो मैं गुजरात पैटर्न अगर बताया जा रहा था, तो मैं गुजरात पैटर्न उस दिन देखा। सूरत डिस्ट्रिक्ट के दूसरे ब्लॉक के लोगों को भी सूरत शहर में आने के लिए मना था। महाराष्ट्र से आने वाले को तो बॉर्डर पे ही रोका गया था। एक तरह की तानाशाह प्रवृत्ति जो है, उसका पिक्चर हमने वहाँ देखा है। वहाँ लोग डरे हुए, सहमे हुए। हम लोकतंत्र में रहते हैं। अगर गुजरात के प्रधानमंत्री है, तो गुजरात के लोग इतने डरे क्यों है? क्यों इतनी घबराहट नरेंद्र मोदी की सरकार को? वहाँ कांग्रेस के लोग इकट्ठा हो रहे, तो वहाँ पे उनको इकट्ठा होने नहीं दे रहे, क्यों? क्या रीज़न है? क्यों डरे हुए हैं वहाँ के लोग? इसका भी जवाब नरेंद्र मोदी को देना पड़ेगा। तुम्हारा ये जो गुजरात पैटर्न जो है, ये लोगों को डर बना के रखे, जैसे देश को डर बना के रखे, वो पैटर्न ये देश में नहीं चलेगा। गुजरात के लोग भी पार्लियामेंट के इलेक्शन में कांग्रेस के साथ खड़े होंगे, ऐसी स्थिति गुजरात में बनी हुई है। और हम कोई जुडिशल के ऊपर दबाव डालने के लिए नहीं गए थे, हम सच का साथ देने के वहाँ लिए पहुँचे थे, और इसमें कोई गैर नहीं है। सर, जैसे तानाशाही का आपने बात किया कि महाराष्ट्र के स्टेट में भी बड़े बड़े संजय राउत जैसे लीडर्स को डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं। एक शिवसेना के लीडर कार्यकर्ता की अभी रिसेंटली मौत हो गई है। तो क्या आपको लगता है स्टेट का भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एक कहीं ना कहीं पूरे देश, पूरे महाराष्ट्र में ऐसी परिस्थिति में, कल ठाणा में था, हमारे प्रदेश कार्यकारिणी की वहाँ पे बैठक थी, तो उसमें मैं था। तो हमने देखा वहाँ के हमारे विक्रांत चौहान नाम के हमारे ठाणा के शहर के अध्यक्ष है, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता जो गिरीश कोड़ी नाम का था, उसके ऊपर थ्रेटिंग की गई, मारा गया, उसका वीडियो सामने आया। अभी 20 दिन पूरे हो गए, अभी भी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। 1 साल के पहले हमारे शहर अध्यक्ष के ऊपर जेल से वहाँ का एक गुंडा जो जेल में है, उसका फ़ोन उनको आया, उसका आवाज़ और उसका वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड पुलिस कमिश्नर को दिया गया। अभी भी उसको जांच नहीं की गई, अभी भी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। परसों ही एक घटना एक सिंधे नाम की लेडी का हुआ, जिससे बड़ा बवाल वहाँ पे हुआ, तो भी अभी भी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि कानून व्यवस्था महाराष्ट्र में बची नहीं है। जहाँ मुख्यमंत्री के शहर में यह हाल है, तो औरंगाबाद में हुई घटना जो
मुस्लिम और हिंदू की झगड़े लड़ाने की कोशिश, क्योंकि उस दिन रामनवमी थी। मुस्लिम एरिया में मंदिर है, दिन भर वहाँ पे रामनवमी का उत्सव चला, मुस्लिम भी उसमें इन्वॉल्व हुए थे। और रात के 12 बजे 10-12 लड़के जाते और वहाँ पर नारे लगाते और मुस्लिमों को गाली देते। इसका मतलब क्या है? वहाँ पे अपोजिशन लीडर ने भी पुलिस को अवगत किया था, हमारे कांग्रेस के भी लोगों ने अवगत किया था कि यहाँ पर ऐसा बवाल हो रहा है। पुलिस क्यों नहीं वहाँ पहुँची? और जब पहुँची तो थोड़े पुलिस भेजे, वहाँ पे इन्हीं के लोगों ने दंगा कर वहाँ पर एक धार्मिक तनाव पैदा करने की कोशिश सरकार कर रही है। और हमने पहले ही कहा है कि ये सरकार का इन्वॉल्व इसमें है। तो इसका मतलब है कि राज्य में कानून व्यवस्था बिगाड़कर, हिंदू मुस्लिम के राइट दिखाकर पुनः सत्ता में कैसे आ सकते, वो बीजेपी का प्लान है। और लेकिन अब हिंदुओं को भी पता है और मुस्लिमों को भी पता है कि इस तरह के तनाव ये नए नहीं है। जब जब बीजेपी को चुनाव आते तब हिंदू और मुस्लिम के राइट किए जाते हैं। और अब लोग, अब इनको उनकी जगह दिखाने का समय लोगों के हाथ में आ गया और हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर बीजेपी को सत्ता से बाहर करेंगे। ऐसी स्थिति आज महाराष्ट्र में है। सर, राहुल गांधी ने एक वीर सावरकर के ऊपर भी कमेंट किया था, तो क्या आपको सच में लगता है कि वीर सावरकर अपोलोजिस्ट थे, जिससे उन्होंने जो भी स्ट्रगल किया इंडिपेंडेंस के लिए, क्या आप वो सब डिसरिगार्ड करते हो ये कह के कि वो एक क्षमा याचना थे? देखो, उनने 5 बार और उनकी मिसेस ने 2 बार जो लेटर लिखे वो तो रिकॉर्ड पे, इतिहास तो छुपा नहीं सकते। उसमें जो लिखा है वो सामने है। और उनने ये कहा कि उनने माफ़ी नहीं मांगी है, उनने तो उनके लिए काम करने के लिए वो खत में उनने लिखा है कि हम तुम्हारे लिए काम करेंगे, हमें छोड़ दो। जिस अंडमान निकोबार के उस जेल में वो थे तो वहाँ के सब कैदियों को काम दिया जाता था, इनको कोई काम नहीं दिया गया। इनका तो उल्टा वजन वहाँ पे बढ़ गया। तो फिर जब बाहर आने के बाद इनको जो भी काम दिया गया था उसके आधार पे वो काम कर रहे थे। रत्नागिरी में वहाँ के कलेक्टर, उस समय अंग्रेज के कलेक्टर थे, वो उनने उनको फिर वहाँ से उनको 60 रुपये पेंशन की शुरुआत की। तो भी सावरकर जी ने पुनः एक खत लिखा और लिखा कि भाई मेरे को 60 रुपये नहीं, मुझे 1000 रुपये चाहिए। तो कलेक्टर ने उस समय कहा कि मेरे को तो 54 रुपया है, मेरे से ज़्यादा तुम्हारा ये हो गया मानधन, पेंशन नहीं तो मानधन थी, तो मेरे से ज़्यादा है, वो भी रिकॉर्ड पे है। तो मेरे देश के जितने स्वतंत्र वीर हुए हैं, किसको पेंशन चालू थी, ये बात को एक क्लियर करना चाहिए। लेकिन हमारा सावरकर इशू नहीं है। राहुल जी ने ये कहा कि मैं सावरकर नहीं, मैं राहुल गांधी हूँ। तो मैं राहुल गांधी हूँ ये बोलने में मुझे आज़ादी नहीं, मेरा नाम राहुल गांधी है, मुझे आज़ादी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? सावरकर क्या नहीं थे, क्या नहीं थे, तुम्हारे अच्छे थे बुरे थे, तुम्हारा देखो। लेकिन तुम महात्मा गांधी को गाली दे रहे हो, तुम पंडित जवाहरलाल नेहरू को दे रहे, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू 17 साल जेल में रहे। आज़ादी की लड़ाई में 17 साल पंडित जवाहरलाल नेहरू जेल में रहे, उनको गाली आप दे रहे हो। बाबा साहब अम्बेडकर को गाली दे रहे हो, महात्मा ज्योतिबा फुले को गाली दे रहे हो, आप सावित्रीबाई फुले को गाली दे रहे हो। ये कैसा समर्थन आप लोग कर रहे हो? छत्रपति शिवाजी महाराज को गाली दे रहे हो। मैं खुद हिंदू हूँ, आपने देखा कि हमारे घर के रिवाज अपने, मैं दूसरे जैसे पोंगा लगा के चालीसा नहीं पढ़ता, जो अभी नया एक ट्रेंड शुरू हो गया वैसा हमारा नहीं है। हमारा श्रद्धा है। और छत्रपति शिवाजी महाराज का जो हिंदवी स्वराज की स्थापना थी, और हमारे महाराष्ट्र में विट्ठल रुक्माई जी का जो ये होता है पंडरी यात्रा होती है, और उसमें सर्वधर्म समभाव का जो संकल्प हिंदू कल्चर में रखा गया है, उसको हम मानने वाले। कांग्रेस ने उसको हमेशा फॉलो किया है। गलत लोगों का अगर हिंदुत्व ये लाएंगे तो हम हमारे हिंदू धर्म को भ्रष्ट नहीं करेंगे, जो ये लोग चाहते हैं। हम हिंदू धर्म की रक्षा करेंगे, हमारे कल्चर की रक्षा करेंगे, ये हमारा दायित्व है। हम छत्रपति शिवाजी महाराज और हमारे जो संत थे, तुकाराम महाराज थे, नामदेव महाराज थे, चुकामेड़ा थे, संत कुंभार थे, जितने भी संत हमारे थे, जिनने हमें जो हिंदुत्व दिया है उसी को हम वो कल्चर को फॉलो कर रहे। तो ये फॉलो हम कर रहे तो उनको गलत लग रहा है, क्योंकि हम गलत लोगों का विचारधारा करेंगे और हमारे हिंदुत्व को हम बदनाम नहीं होने देंगे, जो बीजेपी करना चाहते हैं।
सर पर उद्धव ठाकरे जी ने ये कहा है कि अगर वीर सावरकर पर कोई भी कमेंट करे तो हम वो बर्दाश्त नहीं करेंगे और उद्धव वो उनका पार्टी का इशू है, उनका इशू है। हमारा हम वीर सावरकर के बारे में कुछ बोल ही नहीं रहे। हम सावरकर के बारे में हमारी कोई भूमिका ही नहीं है। हमको गाली दे रहे कि जिनने इन लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के जिस तरह से बात किया, उनका वो काली टोपी वाला जो बैठा था तत्कालीन गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, उसने क्या बोला था छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, उसने क्या कहा था महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में, सावित्रीबाई फुले के बारे में, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में। इनको भूल जाओ और गडकरी को याद करो। क्या होता है उसका मतलब? ये गाली नहीं होती। हम तो सावरकर को गाली दिए ही नहीं है जैसे ये लोग गाली देते हैं। तो मूल सब्जेक्ट है कि इनको ही जबान नहीं दिया भगवान ने और इनको ही दिमाग नहीं दिया है। सबको दिमाग है, लेकिन जिस तरह से जो विचारधारा के साथ हमारा महाराष्ट्र और हमारा हिंदुस्तान खड़ा हुआ है, उस विचारधारा को अगर बीजेपी ख़त्म करना चाहती है तो कदापि नहीं होगी। उनको किसको मानना है उन्हें माने, लेकिन हमारे भगवान को, हमारे दैवतों को, जिन्हें हमारे देश को हमेशा विचारधारा दी और उस विचारधारा के साथ देश खड़ा हुआ, उनके बारे में किसी को गलत बोलने का अधिकार नहीं है। हम सावरकर के बारे में आज भी हमने कोई गलत बात नहीं की है। जैसे ये लोग कहते हैं, वो काम कभी भी कांग्रेस नहीं करेंगी। कांग्रेस की तरफ से सावरकर को निचले लेवल पे जाके बात करने की भूमिका कांग्रेस की कभी नहीं रहेगी। मैं राहुल गांधी हूँ, ये बोलना अगर इनके लिए तकलीफ है तो उनकी तकलीफ उनके पास है। सर क्या आपको लगता है इसकी वजह से महाविकास आघाड़ी में कोई देखो, ये मैंने कई बार कहा है कि एक विपरीत परिस्थिति के आधार पर इस महाविकास आघाड़ी का जन्म हुआ है। अगर 65 की सरकार नहीं गिरती, 72 घंटे में सरकार गिरी, और सरकार गिरने के बाद जो भी आया, क्योंकि हम नहीं गए इनके पास, हमारे नेता सोनिया जी के पास ये लोग गए। हमें जो मैंडेट लोगों ने दिया था उसका हमने रिस्पेक्ट किया और उस तरह के अपोजिशन का काम करने का हमने डिसाइड कर लिया था। लेकिन इनका जो तमाशा हुआ है, महाराष्ट्र को कलंक लगाने का काम उस समय जब हुआ बीजेपी के माध्यम से, आधी रात को सरकार बनाई, लोग सोए ही थे तब, और 72 घंटे में इनका डिवोर्स ले लिया। शादी हुई थी पेट में, अंधेरे में, बाराती कोई नहीं थे। तो ऐसे समय में ये जो व्यवस्था बनती है उसके बारे में ज़्यादा हम लोगों ने ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम तो महाराष्ट्र के, हमारी नेता सोनिया जी ने उस समय महाराष्ट्र में दोबारा इलेक्शन ना लगे, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम दिया जिससे किसान का कर्जा माफ़ी का इशू था, जो महाराष्ट्र की सरकार ने, महाविकास आघाड़ी की सरकार ने उस समय में किया। और इनके जैसे नहीं, ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नाम से इन लोगों ने योजना बनाई कर्जा माफ़ी की, और किसानों का कर्जा आज भी माफ़ नहीं हुआ। उस दिन भी यही बजट में ये सरकार, जो नई सरकार आई, कि हम वो कर्जा भी माफ़ करेंगे। हम लोगों ने 1 साल में कर्जा माफ़ किया। तो मूल सब्जेक्ट की जो है कि जो स्थिति है वो एकदम क्लियर है, और कांग्रेस अपनी विचारधारा के परे नहीं जाएंगी। सर्वधर्म समभाव की भूमिका कांग्रेस की हमेशा रहेगी, और कांग्रेस को नुकसान भी हुआ, लेकिन अब लोगों को समझ में आया कि कांग्रेस की विचारधारा बराबर है। और अब पुनः आपने देखा होगा कि आज महाराष्ट्र में आपने देखा होगा कि सब पार्टी को लॉस हुआ। ये 3.5 साल में, 3.5-4 साल जो हुए, इसमें सब पार्टी को लॉस हुआ। कांग्रेस ही अकेली ये रही कि उसको उसके एमएलए बढ़ते गए। तो हमारी विचारधारा सही है, लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया है, और उसी विचारधारा के साथ कांग्रेस आगे बढ़ेगी। सर शरद पवार जी ने भी रिसेंटली बोला कि अडानी स्कैम के लिए जेपीसी का ज़रूरत नहीं है। उसके पहले उन्होंने वीर सावरकर के ऊपर भी बोला था कि राहुल गांधी जी को इतना स्टेटमेंट नहीं लेना चाहिए। तो क्या आपको लगता है वो थोड़ा-सा बीजेपी के टुवर्ड्स? देखो, व्यक्तिगत उनकी पार्टी अलग है, पहले नेशनल थी, अब कल स्टेट हो गई उनकी पार्टी, और उनका व्यक्तिगत अलग पार्टी, उनके व्यक्तिगत वो अपना, उनका कोई विचार हो सकता है। हमने उस दिन भी कहा, लेकिन जेपीसी क्यों नहीं? जेपीसी में खुद शरद पवार जी 2003 में जब पेप्सी के बारे में एक देश में लोगों में संभ्रम पैदा हुआ, और उस जेपीसी के अध्यक्ष खुद शरद पवार जी थे। तो देश में अभी तक, जैसे राजीव गांधी जी के ऊपर बोफोर्स तोप के बारे में उनके ऊपर एलिगेशन लगाया गया, बोफोर्स में करप्शन हुआ, इस तरह की बातें हुई, खुद राजीव गांधी ने उस समय में आगे आके, क्योंकि उस समय भी सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनी थी, लेकिन जेपीसी के माध्यम से जब मांग हुई अपोजिशन की, तो खुद राजीव जी ने उस समय में जेपीसी की पूरी ताकत के साथ उसको मदद की, और एक बोफोर्स तोप के बारे में जेपीसी बिठाई। जब डर नहीं
तो क्यों इस बात की भूमिका, तो फिर मोदी जी क्यों नहीं करते। और जेपीसी में एक मामला ऐसा है कि जेपीसी में कोर्ट और जेपीसी में फ़र्क ऐसा है क्योंकि आखिरी लोकतंत्र में ये सब हिसाब लेने का काम लोकतंत्र के माध्यम से किया जाए। हमारी न्यायिक व्यवस्था जो होती है, न्यायिक व्यवस्था का एक मर्यादित दायरा है, लेकिन इसमें जिस लोग को किसको बुलाना है, बुलाने का अधिकार जेपीसी को होता है। पूरे पेपर उसको देना पड़ता है, तो पेपर को उनके सामने आ जाएगा ना। अदानी ने झूठी कंपनियां बनाकर, जहाँ पे कोई कर्मचारी नहीं, कुछ नहीं, ऐसी कंपनियां बनाई है, वो रिकॉर्ड पे हैं और वो सब रिकॉर्ड पे आएगा, इसलिए जेपीसी नहीं बना रहे। तो चोर के दाली में तिनका होता है, ऐसी कहावत है। और ऐसे समय में मोदी जी क्यों जेपीसी के लिए बात नहीं करते, अदानी के बारे में एक शब्द क्यों नहीं बोलते। राहुल जी ने जो प्रश्न पूछे उसको लोकसभा के रिकॉर्ड से उनने निकाल लिया, क्यों निकाला। आखिरी पूरी दाल काली है, दाल में काला नहीं है, दाल ही काली है। और देश की जनता का पैसा इन लोगों ने लूटा है, उसका हिसाब इनको देना ही पड़ेगा और कांग्रेस इनसे हिसाब लेके रहेंगे। और सर, कांग्रेस रूलिंग स्टेट्स जो है जैसे हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, वहाँ पे ओल्ड पेंशन स्कीम है। यहाँ पे भी आपने जो कर्मचारियों ने मोर्चा लिया था, आपने उनका साथ दिया, बट काफ़ी एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं वायबल है फाइनेंशियली लॉन्गर टर्म के लिए। तो कांग्रेस फिर भी क्यों ओल्ड पेंशन स्कीम? अदानी को कर्मचारी के प्रोविडेंट फंड का पैसा दिया है, वो वापस आएगा कि नहीं, इसकी गारंटी है क्या। आखिरी कर्मचारी के पैसे हैं, उसी में हमको थोड़े बहुत पैसे मिलाना पड़ता है और उसके आधार पे चलती है वो ओल्ड पेंशन। लेकिन अब कर्मचारी का ओल्ड प्रोविडेंट फंड ही गायब करवा देना और वो रिटायर होने के बाद वो भीख मांगे, ऐसी अगर मानसिकता किसी को, 2005 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ओल्ड पेंशन स्कीम बंद की गई। ये बीजेपी की मानसिकता शुरुआत से है। और कांग्रेस के पास आज छत्तीसगढ़ है, हिमाचल है, राजस्थान है, ये तीनों राज्य में हमने ओल्ड पेंशन स्कीम चालू कर दी है, जिसमें हिमाचल अभी आया है। हिमाचल में पहले कैबिनेट में हमने डिसीजन लिया। बीजेपी क्यों नहीं, मोदी जी बोलते कि हम ओल्ड पेंशन शुरू नहीं करेंगे, हम नए स्कीम चालू करेंगे। उनकी नए स्कीम में किसी पे भरोसा नहीं है, क्योंकि उनकी सब नई नई योजनाएं सिर्फ उनके और उनके मित्रों के फ़ायदे की उन लोगों ने नई स्कीम बनाई। इस देश की जनता के लिए कोई स्कीम नहीं बनाई, जिससे देश की जनता त्राही त्राही हुई, बड़ी पैमाने में आत्महत्या बढ़ी। घरेलू महिलाओं की भी आत्महत्या देश में बड़े पैमाने में बढ़ी है। महंगाई उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी है। और ऐसे समय में किसान एक तरफ, घरेलू महिला हो, युवा हो और एकदम यंग जनरेशन इसमें सोसाइटी के और जा रही है। ये सिर्फ मोदी जी की गलत पॉलिसी की वजह से आज देश तबाह हो रहा है। और हमारी भूमिका है कि सबको न्याय मिले, क्योंकि लोकतंत्र में सबको न्याय मिलना यही लोकतंत्र की जीत है। सत्ता की जीत नहीं होती, जैसे इन लोगों ने झूठे बोलकर लोगों की वोट तो ले लिए और सत्ता की जीत मना रहे, लेकिन जनता की हार बना के रखे। और कांग्रेस की भूमिका जनता की जीत हो, यह हमारी भूमिका है। और इसलिए कर्नाटक में भी आज आपको जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं, उसमें आपने देखा होगा कि कर्नाटक में बहुमत में कांग्रेस अब जीत के आ रही है और उसका परिणाम पूरे देश में जाने वाला है। अब महाराष्ट्र में जितने बाई इलेक्शन है उसमें भी आपने देखा होगा कि कांग्रेस को ही लोग लाइक कर रहे हैं। तो इसलिए हमें किसकी क्या विचारधारा है, किसका क्या नहीं है, हमें किसी का कोई संबंध नहीं। हम कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा के साथ लोगों तक पहुंची है और उसको और ताकत के साथ पहुंचाएंगे। और पुनः हम देश को संभालने के लिए, देश की संवैधानिक व्यवस्था को संभालने के लिए पुनः ताकत के साथ जनता हमें कांग्रेस को आशीर्वाद देती है। बट ओल्ड पेंशन स्कीम सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, न्यू पेंशन स्कीम से बाकी लोगों को भी बेनिफिट होगा उसका, और वो पैसे हम डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। वही ना, मैंने वही तो कहा है। डेवलपमेंट मीन्स कौन सा, अदानी का डेवलपमेंट, प्रोविडेंट फंड किसको दिया गया है? तो ये तो सवाल है, कौन विश्वास करेगा इन लोगों के ऊपर? इनने कोई भी नया फार्मूला दिया तो उसके पीछे में उनके मित्रों का ज़्यादा फायदा कैसा हो, उसके तरफ उनका ध्यान रहता है। कोई भी तुम नहीं, आज तक अगर मोदी जी की सरकार 2014 से बनी है, जैसे किसानों को 6,000 रुपया दिया जा रहा है साल के, अब वो 6,000 रुपये की जगह किसानों के फर्टिलाइज़र के दाम कितने बढ़ाए, जो इक्विपमेंट लगते हैं एग्रीकल्चर, जो ट्रैक्टर्स, मशीन, जो कि पार्ट लगते हैं, उसके ऊपर इंपोर्टेड गाड़ी से ज़्यादा बड़ी जीएसटी लगा दी है, उसको महंगा कर दिया है।
बीज महंगा कर दिया है, तो उन्हीं से पैसा लेने का, उनसे 100 रुपया लेने का और उनको एक रुपया देने का, 99 रुपये का तो प्रॉफिट हो गया, मित्रों के घर चले गए। तो ये लूटने की जो व्यवसाय इन लोगों ने बनाया है, इसका अब लोगों को समझ आ गया और लोग समझ गए कि ये हमें लूटने के लिए बैठे हैं, हमारे फ़ायदे के लिए नहीं। और तो भी इनका कोई नए स्कीम भी आएंगी तो उसके ऊपर कोई विश्वास करने वाला नहीं। और मुझे लगता है कि अब बीजेपी कितना झूठ बोलना है बोल ले, अब राम भगवान भी इनको नहीं बचाएंगे, क्योंकि राम जी के नाम से बहुत पैसा इन लोगों ने जमा किया और राम जी के नाम से बहुत इन लोगों ने माया भी जमा ली और सत्ता भी जमा ली। अब भगवान श्री राम भी इनको इनकी जगह दिखाएंगे। सर, कांग्रेस का रैली हुआ था अभी, मीटिंग हुआ था संभाजी नगर में, उसमें आपका एब्सेंस की वजह से बहुत सारी बातें हो रही है। किसी ने ये भी कहा कि चीफ मिनिस्टर और आपके बीच में 1 करोड़ की डील हुई है और इसलिए आप वहाँ नहीं गए, तो इसके ऊपर वो महाविकास आघाड़ी का मीटिंग था, तो महाविकास आघाड़ी की मीटिंग में वहाँ हमारे अशोक चौहान जी थे, उधर हमारे अमित देशमुख थे जो मराठवाड़ा से हमारे लीड करते हो, हमारे कांग्रेस पार्टी के लीडर है। वहाँ मैं जाता तो मेरा स्पीच होता, मैं चाहता था कि मराठवाड़ा के लीडर लोगों का स्पीच हो। और मुझे दिल्ली जाना था, जब दूसरे दिन सेकंड दिन हमें सूरत जाना था, तो वो भी एक रणनीति का भाग था और मैं चाहता था कि हमारे वहाँ के लीडर को स्पीच देने को समय मिले, और इसलिए मैं वहाँ नहीं गया। लेकिन मुझे दिल्ली भी बुलाया था, मैं दिल्ली में था, आपको सबको पता है। और फिर दूसरे दिन मैं सुबह 6 बजे सूरत पहुँच गया था। तो अब कोई कुछ बात बोले तो किसके बारे में क्या बोले, क्योंकि लोकतंत्र में सिर्फ मोदी को कुछ नहीं बोल सकते, हमें तो कोई भी कुछ बोल सकता है। क्योंकि लोकतंत्र में प्रधानमंत्री एक ऐसी चेयर हो गई कि, और मोदी ऐसा चेयर हो गया, मोदी यानी इंडिया हो गया। मोदी को कुछ किसी ने बोला तो वो देश को गाली होती है। और राहुल गांधी, नाना पटेल को कोई कुछ भी बोल दिया तो हम हिंदुस्तानी नहीं है। कहाँ पे बीजेपी और मोदी डालेंगे हमें पता नहीं, लेकिन हमारे बारे में बहुत चर्चा होती है, ऐसी नेगेटिव चर्चा। मोदी के बारे में बोले तो कुछ चर्चा ही नहीं होती। तो मूल सब्जेक्ट ये है कि ये हिंदुस्तान, जो नया हिंदुस्तान जो बनाने का सपना बीजेपी ने जो दिखाया था, मोदी ने दिखाया था, हमें नया हिंदुस्तान नहीं चाहिए, हमारा पुराना हिंदुस्तान हमें चाहिए। सर, मेरा लास्ट सवाल है आपसे, अभी 2024 में इलेक्शंस आएंगे, तो उसमें क्या महाविकास आघाड़ी साथ में इलेक्शंस लड़ेगी और क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? देखो, कांग्रेस की भूमिका एकदम स्पष्ट है। हमें देश की संवैधानिक व्यवस्था की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग, क्योंकि देश का संवैधानिक व्यवस्था ही खतरे में आ चुकी है। और ऐसे समय में जब देश खतरे में आता है तो उसमें सत्ता से ज़्यादा जो लोग देश को बर्बाद करना चाहते हैं उनसे देश को बचाए। क्योंकि कांग्रेस की भूमिका हमेशा रही है कि जब अंग्रेज के विरुद्ध में भी हम लोग लड़े थे तो हमारी भूमिका स्पष्ट थी, हम प्रधानमंत्री बनेंगे या सत्ता हमारे हाथ में आएंगे, यह सपना हमारा नहीं था। देश पहले है और बाद में देश की जनता और बाद में ये राजनीति, ये भूमिका कांग्रेस की स्पष्ट है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कुछ लोग सत्ता के लिए जी रहे हैं। हमारी भूमिका और हमारी भूमिका स्पष्ट है कि जो हमारी विचारधारा के साथ, देश संविधान के साथ जो लोग खड़ा रहना चाहते हैं उनको सबको साथ में लेके जाने की भूमिका कांग्रेस पार्टी की है। और जो हमारे साथ आना चाहता है हम उसको संभाल के ले जाएंगे। क्योंकि बीजेपी का तो आपने देखा होगा कि जितनी अलायंस पार्टी थी उनकी, पहले उनका जो एनडीए था, वो एनडीए के एक भी साथी उनके साथ नहीं है। तो कांग्रेस ने ऐसा नहीं, कांग्रेस सत्ता में आने के बाद भी अपना यूपीए संभाल के रखा। कम ज़्यादा हुआ, किसी ने समय पे कई धोखे भी किए हमसे, तो भी हमारी भूमिका साथ में लेकर चलने की रही है। हमने सत्ता में आने के बाद में हमारे लोगों को, जो हमारे साथ थे, उनको धोखा देने का काम हमने नहीं कभी किया। बीजेपी का काम है, उनका एनडीए पूरा टूट गया, अब सिंगल पार्टी बची है। और हमारी भूमिका स्पष्ट है और इस लड़ाई में जो हमारे साथ रहना खड़ा चाहता है हम उसको साथ में लेके जाएंगे। Thank you so much for your time, sir. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.